हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मेरा ये आकलन है कि इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं उनका भविष्य में यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। मीन्स आगे के जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसके कंसेप्ट का यूज़ होने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा, खूब अच्छे से सीख लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और हमने बोर्ड पर लिख भी रखा है, चैप्टर सेकेंड आपका है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, और फिर उसकी सहायता से हम कुछ रिलेशन को सीखेंगे, कुछ सर्व समीकरण अर्थात आइडेंटिटीज़ जानेंगे जो शायद आप सभी लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उनका यूज़ करके किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 10th में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा होगा। ध्यान से हमारी बात को एक एक बात को ध्यान रखिएगा। वो क्लास 10th वाली बात कम करूँगा, यहाँ पर डिप्लोमा में वही टॉपिक आपको फिर से क्यों पढ़ाया जा रहा है उस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो आप लोग फैमिलियर हैं किससे भैया? त्रिकोणमितीय अनुपात। सुनते चलिएगा हमारी बात को ध्यान से। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये वर्ड आपके लिए नया नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 10th में इसको पढ़ा था। आपको बताया गया था कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम तीन भुजाओं वाली आकृति अर्थात त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सिखाया गया था। वहाँ क्लास 10th में आप लोगों ने सीखा था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, है ना, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th में आप लोगों ने सीखा है। वहाँ पर आप इनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते थे अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात कहते थे। आपने इसको याद करने का तरीका भी सीखा था। लाल बटे कक्का, आपको याद होगा, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा था। या सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर बोले। कई लोग बोलते हैं पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान भरा भरा, जिसकी सहायता से आपको पढ़ाया गया था कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। ऐसे जो कॉस थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, टैन थीटा लंब बटे आधार होता है, कॉसेक कर्ण बटे लंब होता है, सेक कर्ण बटे आधार होता है, कॉट आधार बटे लंब होता है। ऐसे इंग्लिश में भी हम उसको यूज़ करते हैं, समझते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसा उसका नाम क्यों था? क्योंकि वहाँ पर जैसे आपने साइन थीटा की वैल्यू पता करी, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? लंब बटे कर्ण होती है। दो भुजाओं का अनुपात है। साइन किसको दिखा रहा है? दो भुजाओं के अनुपात को दिखा रहा है, इसीलिए इसको त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते थे। तो आपको ये तो पता ही होगा, इसको मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ये सबको याद होगा, नहीं याद होगा, भूले होंगे, थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि सभी लोग यहाँ क्लास 10th पास आउट हैं, तो इतना सबको पता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पर चैप्टर का नाम हो गया है त्रिकोणमितीय फलन। अभी तक डियर स्टूडेंट जिसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहा करते थे, अब उसको हम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो हम आगे चल के आपको बताएंगे। वैसे सिंपली आपको हम ये बता दें कि जैसे y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर लिखा है, तो y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। x की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो y की अलग अलग वैल्यू आएगी। यहाँ पर y को x का फंक्शन कहा जाता है। वैसे ही अगर कहीं लिखा गया साइन थीटा,
तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो आपको शायद पता होगा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और यहाँ थीटा की जगह रखोगे 90 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इस साइन थीटा की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पर डिपेंड कर रही है। हमारी बात को सुनते चलिए, अभी धीरे धीरे करके आपका कंसेप्ट क्लियर मैं करूँगा, ठीक है ना, ध्यान सुनते चलिए। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रही है, इसलिए साइन थीटा किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। और इसी को, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का यहाँ यूज है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। आइए हम समझते हैं। तो यह बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जिसको अभी तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहा करते थे, अब उसी को हम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। तो हमारे पास कुल कितने त्रिकोणमितीय फलन हैं, 6। कौन कौन से, साइन थीटा या साइन एक्स कह सकते हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, साइन कॉस टैन। उसके बाद क्या आता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। ये हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कुल मिलाकर के 60 में आपको ये जानना है, जिसको हम अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते थे, उसी को हम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। अब हमें समझना क्या है इस चैप्टर में, सबसे पहले हमें इनकी डोमेन और रेंज के बारे में जानना है। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज के बारे में जानना है। डोमेन और रेंज का क्या मतलब है, डोमेन और रेंज का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होती है और इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। या मान लीजिए कि अभी आपको डोमेन के बारे में नहीं जानना है, छोड़िए डोमेन, आपको मेनली जानना किसके बारे में है, रेंज के बारे में जानना है कि साइन की वैल्यू कितनी हो सकती है। क्लास 10th में आप सभी लोगों ने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी, तो आपको याद होगा कि साइन थीटा की वैल्यू जगह 4/3 लिखी गई थी और कहा गया था क्या ये सही है, तो आप कहते थे नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है या साइन की जो वैल्यू है वो 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज जानेंगे कि इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मिनिमम से मैक्सिमम तक कितनी हो सकती है, इसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिलेशन इनके बीच में पढ़ा होगा, उन रिलेशन को जानेंगे। जैसे आपको पता है कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/, ध्यान से सुनिए, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर की ज़्यादातर चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सा नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन, बोलने का तरीका बदलने वाला है और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर थोड़ा और अच्छे सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे, सीखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए ज़रा हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन्हीं के बारे में हमें पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेशन। ध्यान दो बच्चों, क्या पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिलेशन, वही जो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, उन्हीं को एक बार रिकॉल करना है। क्या भैया, पहला आपने पढ़ा है कि सर कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा 1/cosec थीटा के इक्वल हो सकता है, ये भी हम लिख सकते हैं। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है कि सेक थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है, या cos थीटा 1/, इसको सब नोट करते हुए चलिएगा। देखिए हम बहुत बेसिक में लेकर के आपको नहीं गए कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लाल बटे कक्का क्या है, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस क्या, इस पे हम नहीं गए, क्योंकि मुझे पता है कि वो आप सभी लोगों को पता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जिसको आप त्रिकोणमितीय अनुपात कहते थे वो त्रिकोणमितीय फलन है। अब इन त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में हम संबंध दिखा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में संबंध, तो ये है। उसके बाद ये स्टूडेंट तीसरा आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा कि ये जो कॉट थीटा होता है ये 1/tan थीटा के, या आपने पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा के इक्वल होता है। इसके बाद आपने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो tan थीटा होता है, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपान cos थीटा के भी इक्वल होता है। एंड अगर हम cot थीटा निकालें तो ये cos थीटा अपान sin थीटा के इक्वल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज के बीच में क्या होता है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच का रिलेशन होता है। जैसे कॉसेक का सेक में कॉसेक का कैसे कन्वर्जन होता है, साइन का सॉरी कॉसेक का साइन में, ठीक है, साइन का कॉसेक में, सेक का कॉस में कैसे कन्वर्जन होता है, ये सब आप चीज़ें आपको 10th में पढ़ाई गई थी, आपको याद होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ पढ़ी थी, ध्यान सुनिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, ठीक है, आपने पढ़ी थी, जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं। इस चैप्टर में 10th के सारे टॉपिक को हमें क्या करना है, रिकॉल करना है, और फिर जो है उसी के अकॉर्डिंग हमें डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आराम समझते चलिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल तनाव मत लेना। और ये जो पुरानी चीज़ें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, इनको लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, बैक उन्हीं की लगती है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स वगैरह आसान लगती है बच्चों को और उसको इग्नोर कर देते हैं तो बाद में बैक लग जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैंने बोला क्या चीज़, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, उसी को ज़रा हम रिकॉल करेंगे। क्या क्या पढ़े थे डियर स्टूडेंट, बोर मत होइएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहली आइडेंटिटी विश्व प्रसिद्ध है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको आप अलग अलग तरीके से लिखते थे, कैसे कि भैया साइन स्क्वायर थीटा को हम चाहें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या साइन को उधर भेजें तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने पहली सर्वसंख्या पढ़ी थी क्लास 10th में। दूसरी सर्वसंख्या, दूसरी आइडेंटिटी आपने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 जो है वो इक्वल होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के r लगा के, या इसको हम चाहें तो tan को इधर रहने दें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होगा। ये भी आप सभी लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा था। उसके बाद थर्ड एक और पढ़ा था, कौन सा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा था बच्चों। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, या इसको हम 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, लिखते चलिए और रिवाइज करते चलिए। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, कॉट को इधर रोकें तो इसको हम कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी कह सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, इसका भी इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है। इसका डेरिवेशन वगैरह पे मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको आप क्लास 10th में कर भी चुके हैं, और नहीं भी आता होगा डेरिवेशन तो उसका कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को इतनी चीज़ें पता होंगी। अब थोड़ा अगले टॉपिक पे चलते हैं जो आपको नहीं पता है, उस पर हम चलते हैं। इसको नोट करते हुए चलिएगा डियर स्टूडेंट। लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेसिक लेक्चर है। इसको अपने दोस्तों के साथ डियर स्टूडेंट ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। चैप्टर फर्स्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, सारे क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर चुका हूँ। चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसका लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। आप सभी लोग उसको ज़रूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा क्लास 10th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ फिक्स एंगल पे आपने वैल्यू लर्न करी थी, किसकी किसकी, जैसे 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, है ना, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ऐसा आपको याद होगा, ऐसा आपको याद होगा। इस पर वैल्यू आपने पढ़ी थी, है ना। किसका किसका पढ़ा था भाई, साइन की आपने वैल्यू पढ़ी थी, कॉस की वैल्यू पढ़ी थी, टैन की वैल्यू पढ़ी थी, है ना, कॉसेक की पढ़ी थी, सेक की और कॉट की। आपको याद होगा, एक बार रिवाइज करिए। साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी,
यहाँ 1/2, यहाँ 1/√2, यहाँ √3/2 और 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन की वैल्यू को रिवर्स करके लिखते हैं तो कॉस की वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ 1 आ गया, यहाँ √3/2 आ गया, यहाँ √2 आ गया, वहाँ 1/2 0 आ गया। tan को साइन अपान कॉस करते हैं, 0 आता है, 1/√3 आता है, यहाँ 1 आता है, यहाँ √3 आता है, यहाँ नॉट डिफाइन आता है। कॉसेक की वैल्यू साइन का उल्टा हो जाता है, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता है। सेक में कॉस का उल्टा या इसको रिवर्स करके लिख देते हैं 1 2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी, ये सेक की वैल्यू हो जाती है। कॉट में tan का रिवर्स लिख दीजिए, इन्फिनिटी √3 1, ठीक है, 1/√3 और 0। ये वैल्यूज आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ाई गई थी, इनको याद करने का तरीका बताया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी। नहीं याद होगी, याद करने में मुश्किल होती होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको याद करवा दूं। ऐसे मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों को ये वैल्यू लर्न होगी। क्लास 10 सभी लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होगी। एक बार आप सभी लोग इन वैल्यूज़ को लिख लीजिएगा, इन सारी वैल्यूज़ को अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैल्यू जो है वो याद होगी, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद ज़रूर से ज़रूर होगी। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते और समझते चलेंगे तो बेहतर होगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। ज़रा इसको कार्टेशियन सिस्टम आप लोग जानते होंगे इस तरीके से। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, आपको पता है ये पूरा 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री, और ये भी होगा 90, ये भी होगा 90 और ये भी होगा 90। तो इसको आपको पता है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो अगर कोई एंगल थीटा है वो लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 0 है, तो वो कहाँ रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर कोई एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया और लेस देन 180 हो गया तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर कोई एंगल थीटा है वो ग्रेटर देन 180 है और लेस देन 270 है तो उस थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। और अगर कोई एंगल थीटा है वो लेस देन 360 है, ठीक है, और ग्रेटर देन कितना है? 270 है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। इसको ध्यान रखिए। इस चीज़ को हम पाई में भी समझ सकते हैं। इसका मतलब होगा लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होगा लेस देन पाई और ग्रेटर देन π/2। इसका मतलब होगा लेस देन 3π/2 और ग्रेटर देन कितना? पाई। इसका मतलब होगा लेस देन 2π और ग्रेटर देन 3π/2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा? जब 0 और 90 के बीच में, क्योंकि 0 होगा तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, माने इस एक्सिस पे आ जाएगा, और 90 होगा तो स्पेशली इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं लगाया गया। इक्वल टू होने पर वो हमेशा इसी पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव आता है, इसमें tan और cot, इसमें सेक और कॉसेक। इसको हम लोग याद रखते हैं ASTC से। किससे? ASTC से। बच्चे याद करते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, कई लोग याद करते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये सब याद करते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? पहले का सिंबल है ए का मतलब होगा बच्चों ऑल पॉजिटिव। ध्यान रखो, ए का मतलब क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। मीन्स इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, माने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, सब के सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट का सिंबल यहाँ साइन लिखा है, तो साइन का मतलब होगा, एस का मतलब साइन होगा, एंड कॉसेक, साइन और कॉसेक यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब की वैल्यूज में निगेटिव आएगी, ठीक है। अब जैसे थर्ड में टी लिखा है तो टी फॉर tan होगा और क्या होगा? कॉट होगा। ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू थर्ड में क्या होगी? निगेटिव होगी। सी लिखा हुआ है, सी का मतलब कॉस होगा, ठीक है, सी का मतलब क्या होगा? कॉस होगा,
और क्या होगा, सेक होगा। ये दोनों के दोनों इस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ये एक नई चीज़ है जो शायद आप लोगों ने क्लास 10th में नहीं पढ़ा रहा होगा। कई सारे बच्चे हो सकते हैं पढ़े भी रहे हों, कुछ लोग अपने सिलेबस के ऊपर पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं और एडिशनल बुक में दी भी गई रहती है, तो शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये नया है, आपको ध्यान रखना है कि एंगल जो होता है इसी 360 पर रोटेट करता है, घूमता रहता है। अगर कोई एंगल 90 से कम है, माने वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वहाँ उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जैसे वो हो गया 120 डिग्री, तो वहाँ पर साइन और कॉसेक है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, बाकी और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव में आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएंगे तो tan है और cot है, तो tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। जैसे मान लो कहीं पर लिखा गया है साइन थीटा इक्वल टू 3/4, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, ध्यान दो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 नहीं होगी, वो -3/4 वहां पर लिखी जाएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम चले जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में साइन की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। इसके बिहाफ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दे देता है कि साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, मान लीजिए 5/12 दे दिया या 5/13 दे दिया, और कह दिया कि थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस की, सेक की, कॉसेक की सबकी वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालना आपको आता है, इसकी शायद 10th में पढ़े हो कि साइन थीटा दिया गया है, तो इस तरीके से बना लेंगे। परपेंडिकुलर हमारा 5 हो गया, हाइपोटेनस 13, ये 12 हो जाएगा, सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 12/13 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये थीटा कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस निगेटिव, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी। तो आपने क्लास 10th में जो पढ़ा था वहां पर साइन नहीं दिया गया था, यहां पर साइन दिया गया है, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालने के साथ साथ उसके साइन पर भी ध्यान रखेंगे। कैसे जान पाएंगे साइन क्या है, उसके लिए आपको बताया जाएगा कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा होगा उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसका साइन लग जाएगा। साइन को याद रखने का तरीका ASTC, कई लोग अस्तक याद करते हैं, कई लोग आफ्टर स्कूल टू सिनेमा याद करते हैं, कई लोग आफ्टर स्कूल टू कोचिंग याद करते हैं, अलग अलग तरीके से याद करते हैं, आप कैसे भी याद कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, नई है, इसका यूज करते हुए हम लोग तमाम प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, वैल्यूज लर्न कर लेना है। डियर स्टूडेंट, जरा एक बार थोड़ी बात हमारी ध्यान सुनिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। देखो, चैप्टर की शुरुआत मैंने अलग तरीके से करी। जैसे ये त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का नाम है, मैं चाहता तो पहले बताता त्रिकोणमिति क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बताता, साइन कॉस टाइन कॉसेक सेक कॉट के बारे में बताता, ठीक है, उसका डेरिवेशन वगैरह कराता। लेकिन उसको आप 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए समय हमें खराब नहीं करना है, इसलिए हमने उसको नहीं बताया। सीधे हमने इस बात पर चर्चा किया कि हाँ भैया, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसके पहले हुआ करता था, अब उसको हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह समझना है, उसको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है, उसको मैंने आप सभी लोगों को बताया। और कुछ आइडेंटिटी जो क्लास 10th में पढ़ी थी उसको मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर जो वैल्यू, जैसे साइन 0, cos 0, ये सब वैल्यू जो होती हैं, जो आपको पहले से लर्न है, उनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे। उसके बाद एक नई चीज यहां पर आपको जो बताई गई वो ये है कि अलग अलग क्वाड्रेंट में वैल्यू कब पॉजिटिव होती है, कब निगेटिव होती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसी के बिहाफ पर आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए भी गए हैं और हमें उनको सॉल्व भी करना है। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के क्लियर करता हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, लिख रहा है cos x की वैल्यू दी गई है -3/5। ध्यान सुनो, cos x इक्वल टू -3/5, यक्स तृतीय क्वाड्रेंट में है। कहाँ है भैया, यक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बाकी सब की वैल्यू यहां से पूछ रहा है, कह रहा है तथा यक्स तृतीय पाद में है तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करो, मीन्स साइन एक्स का सब निकालना है। तो अभी देखो क्या करना होगा, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे और आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया 3, हाइपोटेनस कितना हो गया 5। BC को निकालना चाहेंगे तो BC का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा बच्चों। तो BC का स्क्वायर पता करेंगे 25 और -9, ठीक है, 25 में से 9 घटा दीजिए, कितना बचेगा 16। तो BC जो है कुल मिला के यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
तो BC हमें 4 यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है साइन x, तो साइन x क्या होगा बताओ। साइन x इक्वल टू 4/5 आएगा, लेकिन x है कहाँ, थर्ड में। अब थर्ड की जरा बात कर लो, ASTC थर्ड में क्या साइन पॉजिटिव होता है? नहीं सर, पॉजिटिव नहीं होता है। तो इसलिए आप यहाँ बोलेंगे सिंस x बिलोंग करता है थर्ड में, इसलिए साइन x की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो -4/5 लिखी जाएगी। देखो यहाँ तक की प्रोसेस ऑलरेडी आप क्लास 10th में सीख चुके हैं। यही एक स्टेप आपको सिखाया जा रहा है कि चूंकि बता दिया गया थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये, अगर कहता सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस में लिखा जाता। ये तो साइन की वैल्यू आ गई। अब मान लो आपको tan पूछेगा, तो tan x इक्वल टू क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो tan x इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 होता है और बेस कितना है 3, अब 4/3 है। अब सिंस x किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, थर्ड में, और थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए tan x की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, 4/3 ही आएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे ही मान लो हमें sec x पता करना होगा, तो sec x क्या होता है, हाइपोटेनस अपान में बेस होता है, माने कर्ण बटे आधार होता है। तो sec x इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है भाई 5 है, बेस कितना है 3 है। अब बोलो x किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ x बिलोंग करता है थर्ड में। थर्ड में sec पॉजिटिव होगा निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि tan और cot ही पॉजिटिव होंगी, बाकी सब निगेटिव होंगे, इसलिए sec x की जो वैल्यू होगी वो कितनी लिखी जाएगी, -5/3। ये चीज आपको यहाँ पर एक नई सीखने के लिए मिली है, जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके बिहाफ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में वैल्यू पर आधारित क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आधारित क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हमें अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, सीखना है और समझना है। ठीक है ना, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी, आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते रहेंगे। इसको आप जरा नोट करते हुए चलिएगा। अब जरा हमारी एक बात और सुन लीजिए। एक चीज़ आपको और सिखाई गई थी डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे कहीं लिखा है साइन थीटा, तो अगर इसका स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, या साइन क्यूब थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल क्यूब। मतलब जो पावर यहाँ लगी होगी, जैसे मान लो यहाँ लिखा है tan की पावर n थीटा, तो इसका मतलब tan थीटा की पावर n होगा। जैसे आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू जब पता करते थे तो इसको हम साइन 30 का होल स्क्वायर लिखा करते थे, याद है ना। तब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ 1/2 का स्क्वायर करके 1/4 इस तरीके से वैल्यू हम पता करते थे। तो क्लास 10th में जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि वो सारी की सारी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप सब लोगों को तैयार होंगी तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में मज़ा आएगा, आसानी से चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अभी आज जो मैंने समझाने का प्रयास किया ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम आप सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसमें मेन यही है, आपको कोई वैल्यू दे, tan थीटा इक्वल टू कुछ दे देगा और आपसे कहेगा कि यहाँ पे जो थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो बाकी सारी वैल्यू निकालो। आपको याद होगा क्लास 10th में इस तरह क्वेश्चन था, साइन थीटा इक्वल टू कुछ देता था और कहता था बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालो, आप निकालते थे। बस वहां पर अंतर क्या था, ये नहीं बताता था कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर एक लाइन जुड़ गई है, थीटा किस क्वाड्रेंट में ये भी बता रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन क्या, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा आपको याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग आपको याद रखना है, तो फिर आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर में जितनी भी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बताई हैं, सारी की सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम और आप मिलकर के एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है। टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन कर किए हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर लो DD मैथमेटिकल सोल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF मैं सेंड कर दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आप सभी लोगों को हम बता दें कि मैं आप सभी लोगों को चैप्टर फर्स्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, लास्ट लेक्चर मतलब टोटल 5 लेक्चर्स उस चैप्टर में हुए हैं और सारे के सारे लेक्चर बहुत ही बेहतरीन हैं। अगर आपने एक भी लेक्चर स्किप किया है तो ये ठीक नहीं है।
आपके लिए समस्या होगी। आपको कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट के किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो प्लेलिस्ट को जा करके आप लोग देखिए, विजिट करिए और चीज़ों को सीख लीजिए। साथ ही साथ इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दिया हूँ, मैंने शुरुआत में ही बताया था, वहाँ से जा करके भी आप उसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि हम आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी तैयारी करा रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक डिमांड है आप सभी लोगों से कि इस लेक्चर को या क्लास को या चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर से ज़रूर शेयर करा करिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब आप लोग कर ही चुके हो क्योंकि आपको समझ में आया होगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।